नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी pivotrading.net की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है पेयर ट्रेडिंग। वैसे तो दोस्तों पेयर ट्रेडिंग कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से यूज होता हुआ एक स्ट्रेटेजी है, एक तरीका है मार्केट्स में इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करने का। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से इसी पेयर ट्रेडिंग को यूज करके आप इंडेक्सेस के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है ट्रेडिंग करने के लिए वो इंडेक्सेस होते हैं। तो इंडेक्सेस के अंदर किस तरीके से आप इस पेयर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और उसके अंदर किस तरीके से पैसों को आप रोटेट कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉसेस को रोटेट कर सकते हैं। हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना होता है और लॉसेस के लिए भी दो तरीके वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको इसकी पूरी डिटेल समझ में आए। तो दोस्तों पेयर ट्रेडिंग जो है, पेयर ट्रेडिंग के अंदर हम इस वीडियो के अंदर लगभग 10 पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कि भाई पेयर ट्रेडिंग होता क्या है, वेयर टू यूज इट, इसको कहां यूज करना है, इंट्राडे करें कि पोजिशनल करें, फोर्थ कहां इसको वेयर टू यूज, वेज टू यूज, इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है, पांचवा है इसमें स्टॉक्स को या इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से चूज कर सकते हैं, छठा है क्या इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग तरीके से, एल्गो ट्रेडिंग के तरीके से भी कर सकते हैं क्या, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट्स टू बी यूज, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंडेक्सेस, स्टॉक्स, एमसीएक्स, एनएसई, बीएसई, कहां हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड, क्या रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर हो सकता है वो हम समझेंगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट कि रोल ओवर्स, हम जब इसके अंदर काम करेंगे तो रोल ओवर्स कैसे करने हैं, क्या होता है रोल ओवर्स का इंपॉर्टेंस, जब आप डेरिवेटिव्स में काम करते हैं तो एक महीने से दूसरे महीने कॉन्ट्रैक्ट में कैसे करना है, और बाद में हम लाइव एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरीके से इंडेक्सेस को यूज करके, फ्यूचर्स के अंदर यूज करके, जो पेयर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके किस तरीके से अपने पैसों को रोटेट करके रिस्क फ्री तरीके से छोटा छोटा प्रॉफिट किस तरीके से निकालता रहता हूं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए आइए दोस्तों पहले समझते हैं कि पेयर ट्रेडिंग होता क्या है। इसको ट्रेडिंग वर्ल्ड में समझने से पहले एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप अभी मुंबई के अंदर हैं, तो मान लीजिए आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं। अब आपको जाना है रोड से, आपके पास में दो तरीके हैं दोस्तों, एक हो गया कि आपका ये 6 लेन का रास्ता है जो हाईवे है, और दूसरे आपका ऐसा इंटरनल रोड है जो सर्विस रोड पे हो सकता है, आपके गांव के भी रास्ते, छोटी सिटी से भी होते हुए जा सकता है। लेकिन ये दोनों रास्ते जो है दोस्तों पैरेलल है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह तो वहां की वहीं रहनी, बस जिसके जाने के जो तरीके हैं, एक रास्ता सीधा बना हुआ है, एक रास्ता थोड़ा यहाँ से साइड में उसके पैरेलल ही होते हुए जा रहा है। तो दोनों ही आपको पहुंचाएंगे। एक हो सकता है कि ये आपको 10 घंटे में पहुंचाए और ये आपको 12 घंटे में पहुंचाए। अब पेयर ट्रेडिंग को समझने के लिए यहाँ की जो चीज है, इस दो रास्तों का जो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ है कि मान लीजिए जब आप यहाँ से बीच में कहीं जाते हैं तो एक नदी आती है। तो दोस्तों ये नदी जो है वो इस रास्ते को भी ले आएगी और इस रास्ते पर भी आएगी। तो यहाँ पर भी नदी आपको क्रॉस करके ही जाना है और यहाँ पर भी क्रॉस करके ही जाना है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पहाड़ आता है तो यहाँ पर भी या तो पहाड़ आएगा या पहाड़ के साइड में से होते हुए आपको जाना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चढ़ाई वाला रास्ता, ऐसे ऑल्टीट्यूड वाला कोई रास्ता आता है, कोई घाट आ जाता है, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी होगा, बस वो घाट छोटा या बड़ा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब ये रास्ते से जाए या ये रास्ते से जाए, आपका समय थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका रोड अच्छा होगा, यहाँ पर रोड अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको अगर नदी आ रही है तो यहाँ पर भी नदी आएगी, यहाँ पे पहाड़ आएंगे तो यहाँ पर भी पहाड़ आएंगे। तो जो चीज यहाँ हो रही है वो चीज यहाँ पर भी होगी, बस समय का जो देर है, समय का जो फेर है वो थोड़ा आगे पीछे होगा। यहाँ पर मान लीजिए नदी जो है वो 4 घंटे के बाद में आ रही है, यहाँ पर हो सकता है 4.5 घंटे के बाद में आपको नदी आए। यहाँ पे पहाड़ जो है वो 10 घंटे के बाद में आएगा, या यहाँ पे पहाड़ जो है 12 घंटे के बाद में आएगा। यहाँ पर जो स्टीपिंग, जो एक चढ़ाई, एक घाट है, वो हो सकता है कि 12 घंटे के बाद में आए, और यहाँ पर हो सकता है वो 14 घंटे के बाद में आए। लेकिन जो इवेंट्स, जो चीजें हो रही है वो दोनों में होना स्वाभाविक है, क्योंकि पहली और आखिरी चीज जो है वो फिक्स्ड है, जो रास्ते हैं वो अलग है। तो यही सेम चीज दोस्तों पेयर ट्रेडिंग की हम स्टॉक मार्केट में भी यूज करते हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट वहां पर भी यूज होता है। अब वो कैसे यूज होता है दोस्तों, पेयर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप ऐसे कोई भी दो इंस्ट्रूमेंट, दो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। पहला इंस्ट्रूमेंट जो भी है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट 1 है और ये इंस्ट्रूमेंट 2 है। ये इस तरीके से बढ़ता हुआ
नीचे आता हुआ बढ़ता हुआ इस तरीके से ये जा रहा है। इसका पॉइंट ये है। ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी इसी तरीके से बढ़ता हुआ जो है वो यहां तक जा रहा है। ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट थे दोस्तों ट्रेडिंग के, एक ने 50% की मूवमेंट दी 1 साल के अंदर और दूसरे ने 49% की मूवमेंट दी 1 साल के अंदर। तो दोनों ने क्या किया, लगभग सेम मूवमेंट दी। लेकिन आप देखेंगे इसमें काफी सारे उतार चढ़ाव इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। कभी कभी ये नीचे आ रहा है और नीचे आ रहा है तो ज्यादा आ रहा है, फिर एकदम से ऊपर जा रहा है। ये एक कंसिस्टेंट तरीके से ऊपर जा रहा है। हो सकता है ये यहाँ पे इस तरीके से भी होते हुए जाए, इसका रास्ता कुछ भी हो सकता है। हमारा पेयर ट्रेडिंग को यूज करने का मतलब और मकसद ये है कि हमें यह पता होना चाहिए कि जब दो इंस्ट्रूमेंट ने शुरुआत करी थी और जब दो इंस्ट्रूमेंट अपनी समाप्ति करते हैं तो उन दोनों का जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट सेम है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। अब उसके बीच का जो भी रास्ता है जो उसने यूज किया है वहां तक पहुंचने का, वो डिविएट हो सकता है। तो पेयर ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो इसी जो डिविएशन है इसको यूज करके प्रॉफिट बनाने को हम पेयर ट्रेडिंग कहते हैं। तो जो दो इंस्ट्रूमेंट है जिनका शुरुआत और अंत लगभग सेम है, मैं कह रहा हूं लगभग, एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन लगभग सेम है, लेकिन उनके अंदर जो रास्ता है उनके जाने का, स्टार्ट से एंड तक पहुंचने का, वो डिविएट हो रहा है। और इसी डिविएशन को हम यूज करते हैं पेयर ट्रेडिंग में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। कैसे करते हैं वो आगे आते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला पॉइंट है कि व्हाट इज पेयर ट्रेडिंग, वो मैंने आपको बताया। अब हम जाते हैं वेयर टू यूज पेयर ट्रेडिंग। तो जैसे मैंने आपको कहा कि डिविएशन को यूज करके हम इसके अंदर प्रॉफिट बनाते हैं। तो डिविएशन यूज करके प्रॉफिट बनाते हैं, वहीं पर इसका आंसर छिपा है कि वेयर टू यूज इट। तो हमको ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट चाहिए जहां पर डिविएशन हो, लेकिन जो अपने शुरुआत और अंत में लगभग सेम पोजीशन पे रहते हो। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, उसके पोर्टफोलियो को चेक करना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ेगा और उसके थोड़े बहुत टेक्निकल्स को चेक करना पड़ेगा। उससे आपको पता चलेगा कि इसका शुरुआत और अंत जो है वो लगभग सेम रहा है पास्ट समय के अंदर। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी जाकर वो अपने इस पैटर्न को, इस चाल को सेम रखेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो इंस्ट्रूमेंट को हमने सिलेक्ट किया। यहां पर मान लीजिए ये 2100 रुपया चल रहा है और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो 800 रुपया चल रहा है। अब यहां से जब वो 1 साल के अंदर यहां तक जाता है और ये भी 1 साल के अंदर जब यहां से यहां तक जाता है, तो मान लीजिए ये 2310 हो जाता है और ये लगभग जो है 880 हो जाता है। मतलब अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो तकरीबन आपको इसके अंदर 9% की मूवमेंट नजर आएगी, 9.5% की, और यहाँ पर आपको 10% की। लेकिन ये जो रास्ता है दोस्तों, ये इसकी डायरेक्ट जर्नी, लेकिन इंटरनली 1 महीने में यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर इस तरीके से स्टेबल रहा 2 महीना, फिर इस तरीके से, फिर नीचे आया, फिर इस तरीके से, ऐसे करके इसने जर्नी अपनी कंप्लीट करी। अब ये वाली इसको हम हटा देते हैं। तो ये इसकी ओरिजिनल जर्नी रही है। इस तरीके से एचडीएफसी बैंक मूव किया है 1 साल के अंदर। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक जो है वो पहले फ्लैट रहा, फिर सडनली स्पाइक दिया, फिर एक रेंज में घूमता रहा, फिर इस तरीके से आया, फिर इस तरीके से आया और अल्टीमेटली यहां पर वो पहुंचा। तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये आईसीआईसीआई बैंक की मूवमेंट इस तरीके से रही। अब इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये इसने पहले शुरुआत एक हाइट के साथ में करी, लेकिन यहां पर इसने फ्लैट शुरुआत करी। मतलब जब ये 2100 से मान लीजिए ये 2150 रुपए पहुंचा, तब ये 800 का 800 रुपए ही था। ये पहला मंथ है और ये भी पहला मंथ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें 2150 रुपए हो गया और ये 800 का 800 रुपए रहा। हमने हमारा नोटिस पीरियड जो शुरू किया था, ऑब्जर्वेशन पीरियड जो शुरू किया था, वो यहां से था पॉइंट नंबर 0 और ये पॉइंट नंबर 0। जब हमने 1 महीने बाद चेक किया तो हमको पता चला ये 2150 है और ये 800 ही रुपया है। तो हमको मालूम है कि अल्टीमेटली जाकर वो दोनों सेम ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पर ये 50 रुपए ज्यादा बढ़ गए, मतलब कि तकरीबन जो भी परसेंटेज इसका यहाँ पर होता होगा 0.5% या 1%, वो यहाँ पर
2% वो बढ़ चुका है और ये बढ़ा नहीं है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम HDFC बैंक को शॉर्ट करते हैं और ICICI बैंक को बाय करते हैं। कहां पर करेंगे, इस पॉइंट पे पहला मंथ होने के बाद जब हमको ऑब्जर्व करने मिलता है, हमको नोटिस करने मिला कि भाई ये तो 50 रुपया बढ़ गया है और ये वहां का वही है। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि 50 रुपीज का या मान लीजिए 2.5% का डिविएशन हो गया है। 50 रुपए 2100 का होता है तकरीबन 2.5%। तो ये जो है यहाँ पर 2.5% का डिविएशन हो गया है। तो हमारे पास में 2.5% कमाने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिला है। अब देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए सर बीच की हम चीजें छोड़ देते हैं, यहां से एक साल बाद वो 2310 आ गया और यहां से 800 से वो 880 आ गया। तो यहां पर आपको कितना प्रॉफिट होगा, 2310 में से 2150 जाएगा तो तकरीबन आपको 160 रुपए का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर 880 में से 800 गया तो आपको तकरीबन 80 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ट्रेड लिया था यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 10% पूरा प्रॉफिट मिला और यहाँ पर 160 रुपया 2100 के ऊपर जो होता है तकरीबन ये तकरीबन 8% की आपको यहां पर अप्रिसिएशन मिला। तो यहां पर जब आपने 2150 में बाय किया और 2310 में आपने यहाँ पे जो 2150 में आपने सेल किया और 2310 में जो आपने इसको वापस कवर अप किया तो आपको 8% का लॉस हुआ। ये आपका माइनस है क्योंकि बढ़ गई प्राइस, लेकिन यहाँ पर आपको कितना 10% का प्रॉफिट हुआ। ये आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो ये आपका अप्रिसिएशन है। मतलब आपका लॉस कितना हुआ, एक स्टॉक के अंदर HDFC में 8% और दूसरे में आपका प्रॉफिट कितना हुआ 10%। तो यही डिविएशन का बेनिफिट है। हमने यहाँ पर जब इसको सेल कर दिया, उसको बाय कर दिया, हमको मालूम है मार्केट कहीं पर भी जाए ये दोनों अपनी चाल मेंटेन रखेंगे एक समय के बाद। तो जैसे हमको वापस से ये हो सकता है मैंने आपको 1 साल बाद कहा, ये हो सकता है 1 महीने बाद ही आपको वापस से मौका मिल जाए। तो जब भी हमको मौका मिलेगा, जैसे यहाँ पर 8% का लॉस हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ, मतलब हमारे को नेट जो है वो 2% का प्रॉफिट हो गया। और ये एक तरीके से रिस्क फ्री रिटर्न कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमको मालूम है कि ये दोनों जो स्टॉक्स है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पेयर ट्रेडिंग में डिविएशन को यूज करके पैसा बनाने के लिए यूज होता है। और इसी तरीके से हमको वेयर टू यूज, मतलब उसी तरीके के चीजों में हमको यूज करना है जहां पर शुरुआत और अंत सेम रहती हो, लेकिन बीच का जो रास्ता है वो डिविएट होता रहता हो, उसी में से हमको पैसा निकालना है। तो वेयर टू यूज हमको समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट है कि इसको इंट्राडे में यूज करें या पोजिशनल में यूज करें। तो दोस्तों इसको आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं और पोजिशनल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इंट्राडे में यूज करते हैं तो आपके पास में समय जो है वो लिमिटेड 6, 7, 8 घंटे का समय होता है। अगर आप NSE में इक्विटी मार्केट में काम करते हो, अगर आप MCX में काम करते हो तो 12-13 घंटे का आपके पास में समय होता है। तो आपके पास में इंट्राडे में समय लिमिटेड होता है, इसलिए ये जो मैं डिविएशन की बात कर रहा था कि इस तरीके से जो डिविएशन होता है, ये जो पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपको इंट्राडे में मिलना के लिए आपके पास जो समय है वो बहुत कम होता है। लेकिन अगर आपको ये चीज इंट्राडे में अगर मिल जाती है, इस तरीके का डिविएशन आपको मिल जाता है, तो आप इंट्राडे में भी इसके अंदर प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, अपने पैसे को रोटेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी जो दोस्तों है वो बहुत ही कम होती है। इंट्राडे के अंदर इस तरीके के सिनेरियो से पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन डेफिनेटली पॉसिबिलिटी रहती है। अब आ जाते हैं पोजीशन के ऊपर। तो पोजीशन के ऊपर दोस्तों आपके पास समय बहुत है, आप उसको 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल तक भी उसको आप पोजीशन को संभाल सकते हैं और उसके बीच के जो पैसों को है वो रोटेट कर सकते हैं। इसलिए पेयर ट्रेडिंग जो है दोस्तों वो पोजिशनली ज्यादा रेलेवेंस रखेगी, ज्यादा आपको पैसा बनाने और पैसा रोटेट करने का मौका देगी। तो इसलिए इंट्राडे और पोजीशन में से अगर मैं कहूं तो पोजिशनल के अंदर पेयर ट्रेडिंग ज्यादा अच्छे से काम करती है। अब इसको यूज करने के दोस्तों कि वेज टू यूज, इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। अब तो डिविएशन तो हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई डिविएशन हम जो समझ रहे थे उससे ज्यादा भी डिविएशन हो सकता है। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक स्टॉक जो है वो आपने 1000 रुपीज के अंदर बाय किया और दूसरा स्टॉक जो है आपने 1000 रुपीज के अंदर ही सेल किया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए ये रिलायंस है और ये ITC है।
आईटीसी का 100-150 का भाव जो भी होगा, लेकिन ये एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि रिलायंस 1000 में आपने बाय किया, आईटीसी 1000 में आपने सेल किया। आपने रिलायंस जो बाय किया ये हो जाता है 950 रुपए, और आईटीसी जो आपने सेल किया वो हो जाता है 1050 रुपए। मतलब यहाँ पे आपको 50 रुपए का नुकसान है और यहाँ पे 50 रुपए का भी नुकसान है। दोनों जगह आपको 50 रुपए 100 रुपए का आपको नुकसान हो गया है। तो इस केस में आपके पास में पॉसिबिलिटी है कि हम रिलायंस का एक और चीज बाय करें और आईटीसी का एक और सेट हम सेल करें। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक और बाय किया और एक यहाँ पर सेल किया, इस उम्मीद में कि 50 रुपए जो बढ़ा है, इन दोनों के बीच में जो 100 रुपीज का जो डिफरेंस आ गया है, डिविएशन आ गया है, वो डिविएशन अब वापस से 0 हो जाए। इसी उम्मीद पे आप यहाँ पर एक क्वांटिटी वापस से रिलायंस की बाय करते हैं और यहाँ पर आईटीसी की एक क्वांटिटी वापस से सेल करते हैं। लेकिन मान लीजिए इसके बाद में 900 से वो और 950 से और 900 रुपए आ जाता है और ये 1050 से 1100 रुपए आ जाता है। तो इस केस में आपको यहाँ पर फिर से और 50 रुपए का नुकसान और यहाँ पे और 50 रुपए का नुकसान। आप ये उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे जो 100 रुपए का डिविएशन आया है वो अब बच जाए, वो 0 हो जाएगा, लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट को। हो सकता है डिविएशन 0 होने के पहले 500 रुपए तक का डिविएशन हो जाए, आपको नहीं पता। ये हो सकता है आपको 750 रुपए आ जाए और ये जो है 1250 रुपए आ जाए। उसके बाद में कुछ समय बाद मान लो वापस से 1000 रुपीज आ जाए और ये वापस से 1000 रुपीज आ जाए, लेकिन ये डिविएशन वापस 0 होने के पहले डिविएशन जो है 500 रुपए का डिविएशन यहाँ पर हो गया है। तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन से डिविएशन पे हमको पोजीशन को ऐड करना है, वो हम पता नहीं कर सकते। इसलिए इसको यूज करने के 2 तरीके हैं, एक है कंटिन्यूअस वाला तरीका और एक है टारगेट एंड स्टॉप लॉस तरीका। कंटिन्यूअस वाले तरीके में हम क्या करते हैं, हम एक डिसाइड करते हैं कि हमको एवरेज करना है एवरी 1000 रुपीज पे, एवरी 10,000 रुपीज के लॉस के ऊपर, या एवरी 5000 रुपीज के लॉस के ऊपर, या एवरी 1000 रुपीज के लॉस का, जो भी आपका वैल्यू है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इस केस में हमने डिसाइड किया 100 पॉइंट्स का डिविएशन अगर होता है तो हम एवरेज करेंगे। मतलब ये कंटिन्यूअस वाला प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में दोस्तों आप पोजीशंस को बिल्ड अप करते जाते हैं इस उम्मीद में कि डिविएशन 0 होगा। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही तरीके, या तो आपने जो एनालिसिस करी है कि ये दोनों स्टॉक सेम तरीके से काम करते हैं, एनालिसिस गलत है, या फिर उसका जो डिविएशन है वो आगे जाकर कम होने की गुंजाइश है, लेकिन उसको समय लग सकता है। तो 2 ही रीजन है कि आपका जो डिविएशन है वो आपकी सोच से बहुत ज्यादा लंबा समय ले वापस से नॉर्मलाइज होने को। तो यहां पर जब हम 100 रुपए डिसाइड करते हैं तो एवरी 1000 रुपीज के एवरी 100 रुपीज के डिविएशन के ऊपर हम एक सेट रिलायंस का बाय करते हैं और एक सेट आईटीसी का सेल करते हैं। तो जब तक इस तरीके से 500 रुपए के डिविएशन आ जाएगा तब तक हमारे पास में रिलायंस के 5 सेट हो जाएंगे और आईटीसी के 5 सेट हो जाएंगे। तो आपने शुरुआत एक सेट से करी थी, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस तरीके से आप जा रहे हो तो आपको 5 सेट इसमें हो जाएंगे। मतलब आपकी कैपेसिटी शुरू में मान लीजिए 1 लाख के कैपिटल से आप करना चाह रहे थे, तो अब जाके आपका वो 5 लाख का कैपिटल इन्वॉल्व हो जाएगा स्ट्रेटेजी के अंदर। उसके बावजूद भी आप लॉस में रहेंगे क्योंकि आपका 500 पॉइंट्स का डेविएशन है, और वो लॉस भी आपको हो सकता है मान लीजिए 10,000 से लेके 50,000 के बीच में हो। ये मैं आपको एक रफ एग्जांपल्स बता रहा हूँ फिगर्स वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिविएशन को यूज करके जब आप कंटिन्यूस तरीके से काम करते हैं तो आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं। तो ये तरीका, लेकिन जिस दिन भी डिविएशन अगर 0 होगा तो मान लीजिए जो चीज आपने 100 रुपीज के डिविएशन पे करी थी उसके अंदर आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा पहले में, फिर दूसरा सेट जो आपने 200 रुपीज के डिविएशन पे किया था उसके अंदर आपको 200 रुपए का प्रॉफिट, तीसरे में 300 रुपए का प्रॉफिट, चौथे में 400 का और ऐसे में 500 का। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो 1500 रुपए का इसके अंदर जो है आपको प्रॉफिट आ जाएगा अगर डिविएशन वापस 0 हो जाता है, मतलब वापस से वो नॉर्मलाइज हो जाता है। लेकिन इस बीच आपको पेशेंस बहुत रखना होगा, आपका कैपिटल बहुत इन्वॉल्व होगा, प्लस आपको जो है लॉसेस में, ये लॉस के अंदर साथ में आपको खड़े रहना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस तरीका है ये स्ट्रेटेजी को यूज करने का, ठीक है। अब दूसरा तरीका दोस्तों क्या है? दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि जैसे ही ये रिलायंस 1000, दूसरा तरीका जो है टारगेट एंड स्टॉप लॉस का तरीका है। मतलब मान लीजिए रिलायंस 1000 से 950 हो जाता है और आईटीसी 1050 हो जाता है, मतलब आपको यहाँ पर 50 का और यहाँ पर 50 का आपको डिविएशन है। तो आप यहाँ पर अपनी पहली सेट बाय करते हैं और इसको पहली सेट सेल करते हैं। तो अभी आपके पास में
पोजीशन 1 है। आगे जाकर आप मान लीजिए आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे 100 पॉइंट्स का टारगेट रखना है और 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है। आपको टारगेट स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको 1:2 मतलब इसको 50 भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस को, टारगेट को 100 भी रख सकते हैं। तो जैसे ही क्या होगा, आपने ये पोजीशन पे अपनी पोजीशन को बिल्ड किया इस उम्मीद के साथ कि जो 100 रुपीज का जो डिविएशन है वो आप पूरा प्रॉफिट के रूप में कमाएंगे, इसलिए आपका टारगेट जो है वो 100 हो गया। लेकिन आपको लगता है कि ये डिविएशन अब और ज्यादा बढ़ जाएगा तो मैं इसके अंदर होल्ड नहीं करूंगा, मैं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा, अपने पैसों को रिलीज करके किसी और जगह लगा दूंगा। तो आप उसमें स्टॉप लॉस रखते हैं 50 रुपए का। तो मान लीजिए ये 950 से 920 हो जाता है, मतलब यहाँ पर -30 रुपीज हो गया, और ये 1050 से 1070 हो गया, मतलब ये +20 रुपीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ -30 हो गया, यहाँ +20 हो गया, मतलब और आप मतलब ये और 20 रुपए का, सॉरी -20 हो गया, तो टोटल आपको 50 रुपए का यहाँ पर डिविएशन आ गया और बढ़ गया। तो ये आपका ऐसे यहाँ पर हिट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, जो पोजीशन आपने यहाँ पर सेल करी थी, सॉरी बाय करी थी रिलायंस की, उसको आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और जो आईटीसी पोजीशन आपने यहाँ पर सेल करी थी उसको हम यहाँ पर बाय करके स्क्वायर ऑफ करेंगे। मतलब हम यहाँ पर 50 रुपए का लॉस बुक करके इस स्ट्रेटेजी से बाहर निकल जाएंगे, फिर उस पैसों को किसी और स्ट्रेटेजी में किसी और पैर में लगाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी के अंदर आपको या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और आपका पेशेंस लेवल बहुत कम रहेगा, आपको रुकना बहुत कम पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर दोनों की प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जबकि कंटिन्यूअस के अंदर आपका पैसा ज्यादा लगेगा, आपको पेशेंस भी बहुत रखना पड़ेगा, और अगर आपका एनालिसिस सही है पेयर ट्रेडिंग की जो स्टॉक्स के लिए, तो आपको प्रॉफिट उसमें शॉर्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो डिविएशन कभी ना कभी जाकर 0 होगा, और जब भी वो डिविएशन वापस 0 होगा तो आपको उसके अंदर उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसा मैंने बताया उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत कैपिटल आपका यूज हो जाएगा, और आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वेज टू यूज पेयर ट्रेडिंग को किस किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस और टारगेट एंड स्टॉप लॉस अप्रोच। फिर हो गया चूजिंग द स्टॉक्स। अभी मैंने तो रिलायंस और आईटीसी जस्ट चूज किया था, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक चूज किया था। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस, बहुत सारे पेयर्स अवेलेबल है। ऐसे हमारे पास दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे पेयर्स अवेलेबल हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हाउ टू चूज दो स्टॉक्स, पेयर्स को चूज कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपकी ट्रेडिंग टाइमलाइन क्या है। आप इसको इंट्राडे में यूज करना चाहते हैं, आप इसको 1 वीक के टाइम फ्रेम के लिए यूज करना चाहते हैं, मतलब 1 वीक तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आप इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम के लिए यूज करना चाहते हैं, या 3 मंथ्स, या 6 मंथ्स, या 1 ईयर। आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने समय तक अपने पैसों को इस स्ट्रेटेजी में लगाकर रख सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको स्टॉक्स को चूज करना है। कैसे, मान लीजिए आपने, मान लीजिए नीचे शुरुआत करते हैं, मान लीजिए आपने 1 साल का पीरियड चूज किया। अभी आपकी कैपेसिटी है 1 साल तक मैं इसके अंदर होल्ड करके रख सकता हूं अपनी पोजीशंस को। तो आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करने हैं जो 1 ईयर के पीरियड के अंदर, लास्ट 1 ईयर का आपको देखना है, और उसमें जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी और जो इसकी एंडिंग प्राइस थी, ऐसे 2 स्टॉक्स, स्टॉक नंबर 1, स्टॉक नंबर 2, उन दोनों के बीच में स्टार्ट और एंड में जो भी परसेंटेज का मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। मान लीजिए स्टॉक नंबर 1 25% बढ़ा, तो स्टॉक नंबर 2 भी 23 से 27% बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ही आप इन दोनों स्टॉक्स को सिमिलर के कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये तो पहली एक चीज हुई, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर दूसरी चीज होती है कि उसकी मूवमेंट किस तरीके से रही है। अगर मान लीजिए एक स्टॉक ऐसे चला है और दूसरा स्टॉक एकदम से नीचे गया है और फिर ऐसे आया है, तो इस केस में आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट पर आपको प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपने यहां से शुरुआत करी तो इस पॉइंट तक अगर आप वेट करते हैं तो आपको लॉस भी कितना बड़ा देखना पड़ेगा। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं कोरिलेशन, इसको बोलते हैं कोरिलेशन। तो आपको 2 स्टॉक्स के कोरिलेशन को भी वेरीफाई करना है कि ये 2 स्टॉक्स जब स्टार्ट से एंड में जा रहे थे तो किस तरीके से ये चल रहे थे।
क्या वो बहुत ज्यादा दूर दूर चल रहे थे और बाद में आकर एक साथ हो गए वापस से, या वो दोनों साथ ही चल रहे थे बस थोड़ा बीच बीच में दूर होते थे, एक दूसरे से आगे पीछे होते थे या थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते थे। तो वो चीज आपको कौन बताएगा, वो आपको बताएगा कोरिलेशन। ये कोरिलेशन को आप मेरे वेबसाइट पे इसका ऑलरेडी टूल बना हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। वहां से भी आपको इसकी कोरिलेशन के क्लोज अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 100% प्रिसाइज में नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कोरिलेटेड, बहुत ज्यादा क्लोज होगी उसकी कोरिलेशन वैल्यू को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो कोरिलेशन, जो मेरी कोरिलेशन होती है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की करीब 1 से 1.5 साल का जो पीरियड होता है, उसके बेसिस पे मैं अपनी वेबसाइट पर कोरिलेशन को शो करता हूँ। लेकिन अगर आपका 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का है, तो उसके लिए आपको मैन्युअली, फिजिकली आप अपने चार्ट्स में जाकर उनकी कोरिलेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोरिलेशन। और दूसरा हो गया स्टार्ट टू एंड में उनका नेचर क्या रहा है, उनका डिविएशन टोटल कितना रहा है, कितनी मूवमेंट रही है। वो दोनों अगर सेम है तो फिर आपको उस हिसाब से स्टॉक्स चूज करनी चाहिए। तो 1 ईयर जब आप कहते हैं तो आपको 1 साल का स्टार्ट और क्लोज देखना चाहिए, 1 साल का डेटा लेना चाहिए, उसके ऊपर आपको कोरिलेशन और मूवमेंट, ये दोनों चीज जो है वो फिगर आउट करनी है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आप इंट्राडे में काम करना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करने हैं जिसको सुबह आप 9:15 की प्राइस और 3:30 की प्राइस, ये दोनों की प्राइस आपको एक पीरियड सीरीज ऑफ डेज के अंदर आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों टाइम फ्रेम के बीच में इंट्राडे में वो स्टॉक्स जो है वो दोनों एक दूसरे से कितना डिविएट होते हैं, मतलब उनका कोरिलेशन क्या है और वो कितना मूवमेंट करते हैं। मतलब अगर ये 2% मूव करता है एक स्टॉक, तो दूसरा मतलब 2% के आसपास मूव करना चाहिए, तो ही आपको वो दोनों स्टॉक्स को इंट्राडे में यूज करना चाहिए। तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से 2 स्टॉक्स चूज करने हैं पेयर ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है एल्गो ट्रेडिंग। और एल्गो ट्रेडिंग का मैं शॉर्ट में कहूंगा कि जिसमें आप मैन्युअली कुछ नहीं करते, सारा कुछ कंप्यूटर करता है, सारा कुछ प्रोग्राम करता है, सारा कुछ जो आपने कोड लिखा है, जो स्ट्रेटेजी को डिजाइन किया है, उसके हिसाब से जो पैरामीटर्स आपने पुट किए, उसके हिसाब से जो ऑटोमेटिक ट्रेड होता है, उसको कहते हैं एल्गो ट्रेडिंग। तो ये सारी पिक्चर जो मैंने आपको अभी तक बताई, इसको जब आप प्रोग्रामेटिकली कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि मुझे 2 स्टॉक के अंदर 100 पॉइंट्स के डिविएशन के साथ में 1 साल तक होल्ड करना है, या 5 टाइम तक उसकी पोजीशंस को एवरेज करना है, या यह मुझे टारगेट और ये मुझे स्टॉप लॉस रखना है, ये सब चीजें जब आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो उसको आप एल्गो ट्रेडिंग के अंदर काम कर सकते हैं और अपने पैसों को रोटेट ऑटोमेटिक तरीके से एक सिस्टम के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों कि कौन कौन सी चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे अवेलेबल हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है दोस्तों, एक हो गया इक्विटी, दूसरा हो गया ऑप्शंस, फिर हो गया फ्यूचर्स, फिर और भी दूसरे जैसे स्वैप्स हो गए, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग रहते हैं हमारे मार्केट में। मतलब कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर चाहे आप एनएसई, बीएसई या एमसीएक्स तीनों आप कंसीडर कर लीजिए, हमारे पास में इक्विटी है जो कि एनएसई और बीएसई में अवेलेबल है। फिर होता है ऑप्शंस जो आपके पास में एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स तीनों जगह अवेलेबल है। और फिर होता है फ्यूचर्स, वो भी आपके पास में एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स में अवेलेबल है। बाकी के प्रोडक्ट्स स्वैप्स और दूसरे फॉरवर्ड, ये सब चीजें अभी तक हमारे मार्केट्स में आई नहीं है। तो हमारे पास में जो ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो है इक्विटी, ऑप्शंस और फ्यूचर्स। जो न्यू कमर्स हैं, जो नए हैं, जो इस चीज को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए इक्विटी ही सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रोडक्ट के रूप में इसको करने के लिए। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज यह है दोस्तों कि इक्विटी को आप सेल नहीं कर सकते पोजिशनली, आप पोजिशनली इसको सेल नहीं कर सकते इक्विटीज को। तो ये अगर आप इक्विटी में पेयर ट्रेडिंग यूज करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही काम करना होगा। अगर आप फ्यूचर्स के अंदर काम करते हैं तो फ्यूचर्स को आप पोजिशनली काम कर सकते हैं, फ्यूचर्स के अंदर आप सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर्स के अंदर अगर आप काम करते हैं तो आप इंट्राडे भी कर सकते हैं और पोजिशनली भी कर सकते हैं। फ्यूचर्स हमारे पास में एनएसई, बीएसई और एमसेक्स सभी के अंदर अवेलेबल है। ऑप्शंस की जहां तक बात करें
तो ऑप्शंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है काम करने के लिए, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी इंस्ट्रूमेंट भी है अगर इसको आप सही तरीके से काम करें। जैसे मेरा एक एल्बो जो मैं M6 के अंदर यूज करता हूँ, उसके अंदर मैं पेयर ट्रेडिंग यूज करता हूँ और मैं उसको कंटिन्यूस बेसिस पे यूज करता हूँ। उससे बहुत सी बार मेरे लॉसेस जो है वो लैक्स के अंदर चले जाते हैं, और लेकिन उसका बेनिफिट ये कि प्रॉफिट्स भी मुझे लैक्स के अंदर फिर होने लगते हैं। तो वो मैं यूज करता हूँ ऑप्शंस के अंदर दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप कम कैपिटल के साथ में काम कर सकते हैं। तो ये खैर ऑप्शंस के अंदर भी ऑप्शंस बाइंग और फिर ऑप्शंस बाइंग में भी आप पेयर ट्रेडिंग कैसे करना है, ये ऑल टुगेदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है और उसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ता है ये मैन्युअली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए मैं इसको एल्गो में ही करता हूँ, अपना खुद का बनाया हुआ एल्गो के अंदर ही मैं ऑप्शंस के अंदर काम करता हूँ। तो खैर ये वीडियो के लिए ऑप्शंस के अंदर अगर मैं पेयर ट्रेडिंग बात करूँ तो ये बहुत एडवांस हो जाएगा, इसलिए इसको फिर किसी और जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगा ऑप्शंस के अंदर पेयर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। फ्यूचर्स के अंदर नॉर्मल जो मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि रिलायंस हो गया, ITC हो गया, एक का फ्यूचर आपने बाय किया, एक का फ्यूचर आपने सेल किया, ये सिंपल तरीका है। चाहे आप फिर उसको क्रूड ले लीजिए M6 के अंदर और नेचुरल गैस ले लीजिए, क्रूड को आपने बाय किया, NG को आपने सेल किया, या आपने गोल्ड को बाय किया, सिल्वर को सेल किया, या आपने लीड को बाय किया, जिंक को सेल कर दिया। ऐसा कुछ भी आप कॉम्बिनेशन बनाकर आप काम कर सकते हैं। या HDFC बैंक को आपने बाय किया फ्यूचर के अंदर, ICICI बैंक को आपने सेल कर दिया फ्यूचर के अंदर। तो ऐसे कोई भी आप बना सकते हैं पेयर ट्रेडिंग के अंदर। ऑप्शंस में भी आप काम कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं मैं उनको अपने पर्सनल एल्गो के ट्रेड शेयर करता हूँ टेलीग्राम में, किस तरीके से उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं। वो लैक्स में जाते हैं, थाउजेंड्स में जाते हैं विद वन सिंगल इंस्ट्रूमेंट, एक एक लॉट के साथ में जब करते हैं तो भी इसके अंदर किस तरीके से पोजीशन जब एड ऑन हो जाती है, एवरेज हो जाती है, तो किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है बहुत बड़े बड़े होने लग जाते हैं। तो वो भी आप ऑप्शंस के अंदर कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं तो ही जाकर आपको पेयर ट्रेडिंग जो है ऑप्शंस के अंदर करनी चाहिए। तो ऑप्शंस का सबसे डिसएडवांटेज होता है तीखा डीके, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑप्शंस की प्राइस जो है वो ड्रॉप होती रहेगी। तो ये सिनेरियो को कंसीडर करते हुए पेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आप ऑप्शंस बाइंग में यूज कर सकते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए ये ऑप्शंस के अंदर पेयर ट्रेडिंग सिर्फ एडवांस्ड लेवल के लिए यूजर्स को ही करनी चाहिए जिसको ऑप्शंस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत अच्छा कंट्रोल है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड इन पेयर ट्रेडिंग। उसके बाद आ जाते हैं रिस्क रिवॉर्ड। तो दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड मतलब होता है कि आप कितनी रिस्क लेने को तैयार हैं, मतलब कितना आप प्रॉफिट के अगेंस्ट में लॉस देख सकते हैं। ठीक है, आप कितने प्रॉफिट के लिए कितना लॉस आप देख सकते हैं वो होता है रिस्क रिवॉर्ड। मान लीजिए अगर आप 50 रुपए की रिस्क लेते हैं तो आप रिवॉर्ड उसके सामने कितना चाहते हैं, 100, 200, 300। अगर आप बोलेंगे 100 तो ये हो गया 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। अगर हम कहते हैं 200 तो ये हो गया 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड। अगर मैं कहूं 150 तो वो हो गया 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। तो इस तरीके से आप क्या रिस्क रिवॉर्ड में काम करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस वाला तरीका यूज करते हैं जो मैं अपने एल्गो में यूज करता हूं, क्योंकि बहुत छोटे अमाउंट छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूं लेकिन मैं बहुत बड़ा कैपिटल रखता हूं जिससे कि कंटिन्यूअस में जब मुझे एवरेजिंग करनी पड़े तो वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, जब आप कंटिन्यूअस वाला अप्रोच करते हैं तो इसका जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो दोस्तों इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो जाता है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नहीं होगा, क्योंकि जब आप पेयर ट्रेडिंग के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट को आप सिलेक्ट करते हैं तो आप उसको बहुत एनालिसिस करने के बाद में ही सिलेक्ट करते हैं। आप उसको ऐसे भी कहीं से भी टॉम एंड हैरी की तरह उठा के नहीं ले लेते हैं। तो आप उसकी पूरी एनालिसिस करते हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है क्या, वो दोनों सेम मूवमेंट देते हैं क्या। उसके बाद में ही आप पेयर ट्रेडिंग के लिए दो ट्रेड्स को चूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को चूज करते हैं। तो जब आप उसको अपनी एनालिसिस में जब आपको श्योरिटी है तो फिर आप इसको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का रिस्क रिवॉर्ड नहीं कह सकते, लेकिन थियोरेटिकली यस इट इज एन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी रिस्क रिवॉर्ड।
मतलब अनलिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड रिवॉर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस वाला कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करते हैं तो उसके अंदर फिर आपको 1:2, 1:3, 1:4 या 2:1, 3:1 या 4:1, जैसा भी आप प्रॉफिट और टारगेट सेट करते हैं उसके हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड डिसाइड होता है। तो ये आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो डिपेंड करता है आपके वे ऑफ यूजिंग पे, मतलब कि आप कंटिन्यूस वाला तरीका यूज कर रहे हैं, एवरेजिंग करते जाने का, बिल्ड करने का पोजीशंस को, या टारगेट एंड स्टॉप लॉस का, ठीक है। तो ये हो गया रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब हम देखते हैं दोस्तों कि 9 पॉइंट जो है रोल ओवर इन पेयर ट्रेडिंग। भाई बहुत ही सिंपल सी चीज, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत से लोग इसमें बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि हम रोल ओवर्स कैसे करेंगे पेयर ट्रेडिंग के अंदर। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, मान लीजिए आपने नवंबर के मंथ में, नवंबर के फ्यूचर्स में आपने पेयर ट्रेडिंग करी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब एक्सपायरी आ जाती है और आजकल तो अलग अलग एक्सपायरी हो गई है, किसी की एक्सपायरी 28 तारीख को होगी, किसी की 29 तारीख को होगी, किसी की 30 को होगी और किसी की 31 को होगी। तो उसके इसमें रोल ओवर कैसे करेंगे, ये और ज्यादा एक टेंशन वाली बात हो जाती है। तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, इसको भी आप बहुत अच्छे से रोल ओवर कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, जिसकी भी एक्सपायरी 28 की है उस इंस्ट्रूमेंट को आपको 27 को रोल ओवर करना है, जो भी 29 की है उसको 28 को रोल ओवर करना है, जिसकी भी 30 को है उसको 29 को करना है। इस तरीके से आपको एक दिन पहले या उस सेम दिन भी आप कर सकते हैं, 28 को भी आप रोल ओवर कर सकते हैं, बट वाई टू वेट टिल द एंड। 1-2 दिन पहले कर लो, वो ज्यादा सेफ है, क्योंकि लास्ट डे हो सकता है किसी चीज में आप बिजी हो जाओ, किसी पर्सनल इश्यूज में आप फंस जाओ, तो उस केस में आप रोल ओवर फिर करना भूल गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपकी पोजीशन फिर वन साइड हो जाएगी, वो हेज नहीं रहेगी, वो पेयर ट्रेडिंग नहीं रहेगी एनीमोर, है ना। तो आपको एक्सपायरी के 1 या 2 दिन पहले रोल ओवर करना। रोल ओवर करना कैसे है, आपने मान लीजिए नवंबर का फ्यूचर जो है, ये नवंबर का फ्यूचर आपने निफ्टी का बाय करके रखा हुआ है, उसकी एक्सपायरी 28 तारीख है। तो आप 27 को आप क्या करेंगे, आपको 2 ट्रेड्स लेने हैं। पहला, आपको नवंबर फ्यूचर निफ्टी का आपको सेल करना है और दिसंबर फ्यूचर निफ्टी का आपको बाय करना है। एज सिंपल एज दैट। एक को स्क्वायर ऑफ करना है और जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसी को वापस से अगले महीने में बिल्डअप करना है। तो मान लीजिए आप 5 लॉट के अंदर काम कर रहे थे, तो आपको 5 लॉट निफ्टी फ्यूचर के रोल ओवर के समय सेल करने होंगे करंट मंथ के, और अगले मंथ के वापस से आपको 5 फ्यूचर जो है बाय करने होंगे। इसके ऊपर एक कॉस्ट लगती है, क्योंकि वो होती है प्रीमियम कॉस्ट, मतलब करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन आपको इस प्रीमियम से और इस कॉस्ट ऑफ रोल ओवर से डरने की जरूरत नहीं है पेयर ट्रेडिंग के अंदर। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आप यहां पर एक बाइंग की पोजीशन बना के चलते हैं और एक आप सेलिंग की पोजीशन बना के चलते हैं। तो जब आप बाइंग वाली पोजीशंस को रोल ओवर करते हैं तो उसके अंदर आपको एक कॉस्ट लगती है जिसको प्रीमियम कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ रोल ओवर। क्योंकि ये महीने और अगले महीने में 50-100 रुपए का या थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है फ्यूचर्स के प्राइसेस में। लेकिन वही चीज आपको सेलिंग वाले पोजीशन में सेटअप हो जाएगी, क्योंकि आपने एक बाय किया है तो उसमें आपको कॉस्ट लगेगा, लेकिन सेल किया है वहां पे आपको प्रीमियम मिलेगा भी। मिलेगा कैसे, जो आपने बाय या आपकी सेलिंग की पोजीशन थी नवंबर की, ठीक है, ये मान लो एक्स अमाउंट पे चल रही थी, तो दिसंबर की जो है इसको आप बाय करेंगे, सॉरी इसको आप वापस से पोजीशन बिल्ड करेंगे, तो ये x+5 पे ही चल रही होगी अभी, करंट मंथ से अगले मंथ की ज्यादा ही होती है। तो ये आपकी सेलिंग पोजीशन थी, तो आप इसको क्या करोगे, बाय कर लोगे स्क्वायर ऑफ करने के लिए, और अगले महीने की आप सेल करोगे। मतलब आपने क्या किया, एक्स वाले प्राइस पे आपने बाय किया और x+5 मतलब कि नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर है उसको आपने सेल किया, मतलब आपको +5 का यहाँ पर प्रीमियम मिल गया। तो जो यहाँ पर आपको कॉस्ट लग रही है लगभग उसके आसपास या उससे ज्यादा भी आपको यहाँ पर वो प्रीमियम के रूप में मिल जाएगी। तो आपको रोल ओवर से घबराने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ रोल ओवर नहीं होगा अगर आपने पैक्स को अच्छे से सिलेक्ट किया है। तो ये तो हो गया रोल ओवर। अब नेक्स्ट है हमारा लाइव एग्जांपल्स इन इंडेक्सेस, वो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बताऊंगा, लेकिन अब उसका थ्योरेटी समझ लेते हैं कि उसको किस तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि वही इस पूरे वीडियो का मेन
टॉपिक था कि इंडेक्सेस के अंदर हम किस तरीके से पैर ट्रेडिंग कर सकते हैं।